कब तक काम करता रहेगा? आजा, मैं तेरे लिए खाना लेकर आई हूँ। ओ मौसी, यहाँ मेरे खेत के सामने खाने पीने का काम मत करना। जाओ वहाँ दूर जाकर बैठकर खाओ। हाँ। अरे रे, अभी तो बेटा आया भी नहीं है। मैं दूर ही जाऊंगी, दूर जाकर उस बट के पेड़ के नीचे ही खाऊंगी। हमारी जमीन गंदा मत करना, ठीक है ना? अरे तुम लोग तो ऐसे बातें कर रहे हो जैसे कि मैंने यहाँ आकर कोई गुनाह कर दिया। अरे बुढ़िया, तब से तुम्हारे बेटे को समझा रहे हैं हम लोग। इस छोटी सी जमीन को रख के क्या करेगा, इसे बेच दे, लेकिन ये मान ही नहीं रहा है। हम में से किसी को भी बेच दे। अरे कालू भैया, भैरव भैया, क्या चिक चिक लगा रखा है आप लोगों ने? मेरे पास तो ये छोटी सी जमीन है। इस जमीन में मैं खेती करता हूँ तो मेरा घर चलता है। अब ये जमीन अगर मैं बेच दूंगा तो मेरा घर कैसे चलेगा? पैसे तो एक बार आएंगे और चले जाएंगे, फिर बाद में हमारा क्या होगा? इसलिए ऐसी बातें ना करें, अच्छा नहीं लगता है। अरे दीदी, चलो तुम लोग बहस मत करो। चलो जरा, अब बेटा मंटू चल मेरे साथ खाना खाएगा। अम्मा, तुमने आधी बात क्यों काट दी? मुझे उन्हें समझाने देती ना। अरे रे, उन्हें समझा पाएगा तू? उन्हें नहीं समझा पाएगा, वो बहुत दुष्ट है। और दूसरी बात, तू मेरा अकेलौता बेटा है। अगर कोई बात हो गई तो इसलिए बेटा तू मुसीबतों में मत पड़ा कर, मुझे अच्छा नहीं लगता है। अरे अम्मा, इसमें मुसीबत की क्या बात है? उन सब की नजरें हमारे जमीन पर है। छोटी सी जमीन को लेकर ये बार बार मुझे उकसाते रहते हैं, इसे बेच दो, और मैं सब समझता हूँ इनकी हरकत। चलो अब मैं चलती हूँ, तुम्हारा खाना हो गया ना? हाँ अम्मा, हो गया। अब चलो तुम, मैं जरा खेत का बाकी काम देख लेता हूँ। ठीक है बेटा, उनसे लड़ना मत। हाँ हाँ, नहीं लड़ूंगा, तुम परेशान मत हो। देख बे मंटू, इस बार तूने लगा ली है कदीमे की फसल, कोई बात नहीं है, लेकिन अगली बार से तू कदीमा नहीं बैगन लगाएगा, याद रखना। अरे भाई, मैं बैगन क्यों लगाऊंगा? बैगन गांव में ज्यादातर लोग लगाते हैं, उससे कोई लाभ नहीं होता है, और मुझे तो बिल्कुल भी लाभ नहीं होगा। मेरी जमीन छोटी सी है, इस छोटी सी जमीन में मैं बैगन लगाकर फायदा नहीं कमा सकता, इसलिए मैं कदीमा ही लगाऊंगा। तुझे वही लगाना पड़ेगा जो हम कहेंगे। देखो भाई, ज्यादा होशियार मत बनो, ये जमीन हमारी है और यहाँ पर मर्जी भी हमारी चलेगी, और अगर तुम लोगों ने ज्यादा चू चपड़ करी ना तो मैं पंचायत में चला जाऊंगा, मुखिया जी के पास चला जाऊंगा। इसलिए अपनी धौंस दिखाने की कोशिश मत करो, बहुत बुरा होगा। अरे भैया, तुम लोग जो सोच रहे हो ना, ये जमीन तुम्हें नहीं देने वाला है। तुम लोग मुसीबतें खड़ी कर रहे हो, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। अरे फायदा तो होगा ही, आज नहीं तो कल। अरे हम उसे इतना परेशान कर देंगे, आज नहीं तो कल आखिरकार उसे इस जमीन को छोड़ना ही पड़ेगा। अरे क्या बात है मंटू, बड़ा उदास उदास लग रहा है। और नहीं अम्मा, उदास नहीं हूँ, वो देख रहा हूँ तुम मछली बना रही हो। अम्मा से बातें छिपा रहा है, सच बता क्या हुआ? अरे कुछ नहीं अम्मा, तुम परेशान क्यों होती हो? मैं हूँ ना, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मुझे बस अपने हाथों से मछली और भात खिलाओ अच्छे से। अरे मैं तुझे कब तक खिलाऊंगी? तू अब ब्याह कर ले, कितनी बार कहा है तुझे? अम्मा
सोचो जरा, ब्याह करके लाना तो ठीक है, लेकिन ब्याह में कितना खर्च होगा, और उसी के लिए तो पैसे जुगाड़ कर रहा हूँ ना। एक बार मेरे पास उतने पैसे आ जाएंगे तो ब्याह भी कर लेंगे। अब बताओ, तुम्हारे इकलौते बेटे का ब्याह होगा, तुम भोज दोगी कि नहीं? अरे रे, मैं तो पूरी दुनिया को भोज दूंगी। हाँ, तो पूरी दुनिया को खिलाने के लिए पैसे भी चाहिए, वो पैसे कहाँ से आएंगे? ये बात तो है। तो क्या गरीबों के ब्याह नहीं होते? गरीबों के घर में शादी नहीं होती? होती है अम्मा, लेकिन थोड़ा ठहर जाओ, पहले इस मकान को भी तो ठीक करना होगा ना। जगह जगह से फटा पड़ा है, बारिश होने वाली है, अगर बारिश हुई ना तो देख लेना कहाँ कहाँ से पानी घर के अंदर घुसेगा। चल, तेरी बातें सुनूंगी ना तो लगेगा जैसे ये दुनिया ही बेकार है। चल चुपचाप खाना खा। हाँ हाँ अम्मा, खाना दे दे मुझे। वाह अम्मा, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। अरे अम्मा, यहाँ तो लगता है बारिश हुई है, बड़ी जोरदार बारिश हुई है। हाँ रे, रात भर बारिश हुई है। मैंने तो जहाँ जहाँ पानी छू रहा था वहाँ वहाँ बर्तन लगा दिए थे। अम्मा, यहाँ तो तुमने बर्तन लगा दिया था, वहाँ खेतों का क्या हाल होगा? एक बार जाता हूँ, देखता हूँ खेत के क्या हाल है। अरे, खेत में तो पूरा पानी भर गया है। आए हाय, इस पानी को तो निकालना पड़ेगा। खबरदार, जो अपने खेत का पानी मेरे खेत में डालने की कोशिश करा तो हाँ, तुझे पानी जैसे निकालना हो निकाल, लेकिन हमारे खेतों में तुम्हारा पानी नहीं आना चाहिए। हाँ भाई हाँ, हमारे खेतों में पानी नहीं आना चाहिए। अरे ये क्या कह रहे हैं आप लोग? हाँ, आपके ही खेत मेरे खेत के अगल बगल हैं। अगर मैं आरी काटूंगा तो पानी किसी न किसी के खेत में तो जाएगा ना। अरे हमारा खेत हमारी मर्जी, हम किसका पानी आने देंगे और किसका नहीं। तेरा पानी नहीं आने देंगे, इसीलिए तू यहाँ पानी लाने की कोशिश भी न करना। गजब बात है, ये कोई बात हुई क्या? अरे यही बात हुई, और इसके बाद कोई बात नहीं है। बस इसी चीज को दिमाग में रख ले। अब ये पानी भरी रहेगी तेरे खेत में। अरे भाई, ऐसा मत करो, मेरे कदीम में सारे सड़ जाएंगे। अरे हम क्या करें, हम तो कितने समय से बोल रहे हैं भाई तू। अरे रे, क्या हुआ कलमुहो, तुमने मेरे बेटे को क्यों घेर रखा है? अरे मौसी मुझौसी, तुम्हारी ही कमी थी। तुम्हारा बेटा अपने खेत का पानी हमारे खेतों में डालना चाहता है, और हमने कहा है कि हम ऐसा होने नहीं देंगे। हाँ हाँ, यही बात है, यही बात है। अरे बताओ, सही है कि नहीं? अरे रे, नास पीटो कमीनो, ऊपर वाले से डरो, ऊपर वाले का खौफ खाओ। किसी दिन ऊपर वाले की मार पड़ेगी तो बहुत जबरदस्त पड़ेगी, सब कुछ बिखर कर रह जाएगा, याद रखना। अरे मौसी, ये सब बातें तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती हैं। जब तक मौसा जी जिंदा थे तब तक तो तुमने खूब कहर ढाया है गांव पर, गांव वाले थोड़ी भूले हैं। अरे रे, ये कैसी बातें कर रहा है? ये सब बातें मत बोलो, अच्छा नहीं लगता है। अरे ये पुरानी बातें सुनकर अच्छा नहीं लगने लगा? हाँ, लेकिन सुनो, नई बात ये है कि इस खेत का पानी हम अपने खेत में नहीं जाने देंगे, और अब तुम्हें जैसे रास्ता निकालना है रास्ता निकाल लो। मौसी, एक बात बताऊं? देखो तुम मौसी हो इसीलिए बता रहा हूँ। एक काम करो, बाल्टी भर भर कर पानी यहाँ से दूर ले जाकर नदी में डालाओ, ऐसे तो तुम्हारा खेत खाली हो जाएगा। ये तुम लोग जुल्म कर रहे हो, याद रखना। अरे चलो चलो,
बस हो गया फैसला। अम्मा अब हम क्या करेंगे अम्मा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो चलो तुम घर चलो, घर बाद में बात की देखी जाएगी। अम्मा भूख नहीं है। अरे रे रे, खाना खा ले, दिमाग चलेगा तो कुछ न कुछ हासिल होगा, और दिमाग नहीं चलेगा तो कुछ भी हासिल ना होगा। अम्मा तुम खाना खा लो, रात होने वाली है, मैं एक बार खेत देख कर आता हूँ, क्या हाल है खेत का। अरे ये क्या, इसमें तो लगता है मछलियाँ आ गई है। इस पानी में मछली, जरा हाथ डालूं तो, अरे वाह, अरे बाप रे, ये तो रोहू मछलियाँ हैं। इन मछलियों का दाम तो बहुत है। चलो अच्छा है, अम्मा के लिए ले जाता हूँ, अम्मा खाएगी। बहुत दिनों से हमने रोहू मछली नहीं खाई है। अरे रे रे, ये दो मछलियाँ कहाँ से ले आया मंटू? अम्मा ऊपर वाले ने हमारी सुन ली है। अरे क्या कह रहा है तू? अम्मा इसे बनाओ और सुनो, अब तो हमें कदीमे से ज्यादा इस बार कमाई होने वाली है। अरे रे रे, ये क्या? हाँ अम्मा, मैंने देखा मेरे खेत में जो पानी जमा हुआ है ना अम्मा, उस पानी में छोटी बड़ी रोहू मछलियाँ हैं, और वो भी ढेर सारी। अरे ये क्या कह रहा है तू, ऐसा है क्या? हाँ अम्मा, एकदम मस्त। अरे वाह, चलो अच्छा है। 2-4 दिन में जब सब बड़ी हो जाए ना, तब फिर उसे बाजार में बेचेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। ताजी ताजी मछलियाँ ले लो, और अच्छी अच्छी मछलियाँ। अरे अरे कालू भैया, हमने तो कुछ और सोचा था, लेकिन यहाँ तो कुछ और हो रहा है। हाँ भाई, ऐसे तो नहीं चलने वाला है, कुछ न कुछ करना होगा। ये तो अब वहाँ से दुगना मुनाफा कर रहा है। अरे दुगना नहीं, 3 गुना 4 गुना। अब तो कहीं वो पानी भर भर के सिर्फ मछलियाँ ही ना पालने लगे। अरे ऐसा कैसे, मैं हूँ ना भैरव, मेरा नाम कालू है कालू। देखना सेठ जी के दिमाग में क्या लोचा करता हूँ, ऐसा लोचा करूँगा कि ये बुरी तरीके से छटपटा कर बेचेगा और हमें ही बेचेगा, देख लेना तुम। सेठ जी, एक शिकायत लेकर आया हूँ। अरे क्या बात है कालू, तू तो कभी शिकायत नहीं लाता। हाँ सेठ जी, आप तो जानते ही हैं, इस गांव में सबसे सुलझा हुआ पंछी मैं ही हूँ। मैं किसी की बुराई नहीं चाहता, लेकिन क्या कहूँ, समझ में नहीं आ रहा है। वो जो मंटू है ना, हाँ हाँ देखो न सेठ जी, खेत होता है खेती करने के लिए, होता है कि नहीं? हाँ भाई होता है, लेकिन उसने ना बीच में ही तालाब बना दिया है और तालाब में मछलियाँ छोड़ दी है। हमें बड़ी दिक्कत होती है, मछलियों की दुर्गंध आती रहती है। अरे चलो तो जरा देखूं क्या बात है। सेठ जी क्या हो गया, आप यहाँ? अरे मंटू, ये तूने क्या कर रखा है? खेत को तालाब की तरह क्यों बना दिया है? लोगों को परेशानी होती है, ये तो अच्छी बात नहीं हुई। सेठ जी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है सेठ जी,
अब मैंने तो पानी निकालने की बात कही थी, लेकिन इन्होंने कहा कि ये अपने खेत से पानी नहीं निकलने देंगे। सेठ जी, मैं क्या करता। बाद में मैंने यहाँ मछलियों के बीज छोड़ दिए ताकि कम से कम पानी गंदा ना हो। और पानी गंदा होगा सेठ जी, सोचिए जरा, जमा हुआ पानी गंदा होगा, उसमें ढेर सारे मच्छर होंगे, मक्खियाँ होंगी और फिर गांव में बीमारी फैलेगी। हाँ हाँ भाई, ये तो तू ठीक कह रहा है। मालिक, मुझे तो कुछ और ही चक्कर लगता है मालिक, कुछ गोल मटोल है मालिक। अरे तू कोई भी चीज जल्दी क्यों नहीं बोलता? मालिक, क्या करूं, मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा है। देखो भाई, बात तो सही है कालू की। चाहे जो भी बात हो, मुझे यही समझ में आया कि कालू ने कोई गलती नहीं की है। और तुम लोग इस तरीके से शिकायत मत करो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कालू की मछलियाँ ज्यादा बिक रही है तो तुम्हें जलन वगैरह हो रहा है? नहीं नहीं सेठ जी, हम क्यों जलेंगे, बस यहाँ पर काम करने में दुर्गंध आती रहती है, इसीलिए। देखो भाई, अब पानी तुम लोगों ने निकलने नहीं दिया। ये बेचारा पानी सड़ने के डर से इसने यहाँ मछलियाँ डाल दी। कम से कम पानी में गंदे कीटाणु जीवाणु तो नहीं आएंगे ना। वाह बेटा वाह, मंटू तूने बहुत अच्छा काम किया है। चलो चल रहे हैं हम लोग। कालू भैया, आपका तो ये वाला प्लान भी फेल हो गया, अब क्या करोगे? जब घी सीधी उंगली से ना निकले ना, तो फिर उंगली और पंख सब टेढ़े करने पड़ते हैं बेटा। देख ले, कल रात ही पता चल जाएगा। गाढ़ी कमाई, हाँ, अच्छे से पता चलेगा इसे। अरे क्या करने वाले हो, हमें भी तो बता दो। अरे दीवारों के भी कान होते हैं, इसलिए मैं नहीं अभी बताऊंगा। अरे लेकिन यहाँ तो कोई दीवार नहीं है। अबे जा, घर जाकर सो जा। अजी क्या हो गया, दिन भर गायब रहे हो? आओ खाना खा लो। हाँ हाँ आया हूँ घर, तो खाना तो खाऊंगा ही ना, कहीं नहीं जा रहा हूँ। खाना भी कहीं नहीं भागा जा रहा है। अरे इतने गुस्से में क्यों हो, क्या हो गया? कोई बात है तो बताओ मुझे। अरे कोई बात नहीं है, चलो खाना निकालो। अच्छा एक बात बताओ, गुस्से में क्यों हो? अरे कुछ नहीं, वो साला मंटू, उसकी जमीन को लेना चाह रहा हूँ मैं। न जाने कितने सालों से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कमीना है जो जमीन को बेच ही नहीं रहा है। अजी हमारे पास इतनी सारी जमीनें हैं, हाँ, सब में तो हम खेती भी नहीं कर पाते हैं। आप बेकार में लालच क्यों करते हैं? लालच करना अच्छी बात नहीं है। जितना ज्यादा आप लालच करेंगे उतना ही आप फंसते जाएंगे। अरे अपना ज्ञान अपने पास रखो, जाकर सिर्फ खाना बनाने का काम करो, घर को साफ सुथरा रखने का काम करो। उससे ज्यादा दिमाग मत लगाओ, उससे ज्यादा दिमाग के लायक तुम्हारा दिमाग भी नहीं है। अच्छा चलो, गलती हो गई, मैंने सलाह देकर गलत कर दिया। हाँ चलो जाओ, थोड़ा खाना और लाओ। हाँ हाँ ला रही हूँ। ये सीसी मैं डाल दूंगा इसके पानी में, सारी मछलियाँ मर जाएंगी। मछलियाँ मरकर सड़ेंगी, और सड़ेंगी तो दुर्गंध, दुर्गंध तो कीटाणु, कीटाणु तो जीवाणु, और फिर फैलेगा रोग। और फिर सेठ जी को मेरी बात माननी ही पड़ेगी। अभी डालता हूँ। अरे ये क्या हुआ? ये तो मेरी आंखों में लग गया, मेरी आंखें जल रही है। अरे कोई है, बचाओ मुझे, मेरी आंखें जल रही है। अरे रे, कल मुहा, ऐसा क्या हुआ?
क्या हुआ? क्यों तेरी आंखें जल रही है? मैं तो इधर से निकल रही थी, सोचा एक बार खेत देख लूं। तुम लोगों का क्या मन में चल रहा है? कहीं मेरे खेत को खराब करने तो नहीं आए? अरे मौसी, मेरी आंखें इस समय बहुत जल रही है, मुझे वैद्य जी के पास ले चलो, मैं मारा जाऊंगा। अच्छा, चल चल चल। अरे इसकी आंखों में तो विषैला जहर चला गया है, अब ये आंखें ठीक नहीं होंगी, इसे अब अंधा ही रहना पड़ेगा। ये क्या कह रहे हो वैद्य जी, किसी तरीके से ठीक कर दो। अरे तू पहले ये बता, तेरी आंखों में जहर गया कहाँ से? अरे रे, अब समझ में आई मुझे। ये नासपीटा जरूर मेरे खेत के पानी में जहर घोलने गया था, इसीलिए ये जहर उसकी ही आंखों में लग गया। देखा ना, दूसरों के लिए जो गड्ढा खोदता है, उस गड्ढे में वो खुद ही गिरता है। अरे मैं पागल हो गया था, लालच ने मुझे अंधा कर दिया था, अब मैं क्या करूं? क्या हो गया? अरे कालू अब अंधा हो गया है, कालू को अब कुछ दिखाई विखाई नहीं दे रहा है, इसकी आंखों में जहर चला गया है। सब मेरे ही कर्मों का फल है, मैंने जो किया वही मुझे भुगतने को मिल रहा है, मेरी गलती से ये सब कुछ हो रहा है। मैंने तुम्हें कहा था तुम लालच मत करो, लेकिन तुमने मेरी एक न सुनी। अब देखो, मैंने पहले भी कहा है, लालच का फल कभी न कभी तुम्हें मिलेगा ही। और आज तुम्हें कैसा मिला ये लालच का फल? तुम खुद ही परेशान हो गए ना। अरे माफ कर दो मुझे गांव वालों, मीनू मौसी तुम भी माफ कर दो मुझे, ऊपर वाले से दुआ करो कि मेरी आंखें वापस आ जाए। आखिरकार कालू अब अंधा हो चुका था और लकड़ी के सहारे इधर उधर जाता रहता था। मंटू अपने खेत में मछली का पालन अच्छे से करने लगा था और मंटू को अच्छे से कमाई होने लगी थी। कर्मों का फल आखिरकार कालू को मिल चुका था। कालू की पत्नी बिजली अब खेतीबाड़ी का काम संभालने लगी थी और वो कालू से बेहतर थी, लोग उसे पसंद करते थे। रिया एक बहुत सुंदर सी बच्ची थी। वह अपने माता पिता के साथ पहाड़ों में रहती थी। रिया के पिता भेड़ बकरियों को चराने के लिए ले जाते थे, शाम तक वे उन्हें वापस लाते थे। इसके बदले में गांव वाले उन्हें कुछ पैसे देते थे, जिससे उनकी गुजर बसर हो जाती थी। एक दिन रिया ने अपने पिता से जिद की कि वह भी पहाड़ पर चलेगी। उसके पिता ने रिया की बात मान ली, लेकिन उससे कहा, बेटी मैं तुझे ले तो जाऊंगा, लेकिन तुझे मुझसे वादा करना होगा कि तू अकेली इधर उधर नहीं जाएगी। रिया मान जाती है। रिया के पिता उसे गोद में उठाकर दूसरे हाथ में लाठी लेकर भेड़ों के साथ पहाड़ों पर चढ़ने लगते हैं। पहाड़ पर पहुंचकर वे थक जाते हैं। पहाड़ों के पीछे एक बड़ा सा हरी घास का मैदान था। सारी भेड़ें वहीं घास खा रही थी। रिया को उसके पिता ने कहा, बेटी यही मैदान में तुम भी खेल लो, कहीं दूर मत जाना, मैं कुछ देर आराम कर लूं। रिया ने देखा वहाँ पर बहुत से फूलों के पौधे थे, जिनमें सुंदर सुंदर फूल लगे थे। रिया वहाँ से फूल तोड़ने लगी। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई दी, हमें बचा लो, हमें बचा लो। यह आवाज सुनकर रिया डर गई। वह दौड़कर अपने पिता के पास जाने लगी, लेकिन उस आवाज में इतना दर्द था कि वह उस दिशा में चल दी जहाँ से आवाज आ रही। वहीं पास में रिया ने देखा एक छोटी सी सफेद कपड़े की पोटली पड़ी। वह पोटली के पास गई तो पोटली हिलने लगी। उसमें से आवाज आ रही थी, हमें आजाद कर दो, हमें बचा लो। रिया ने डरते डरते पोटली खोली। पोटली अभी पूरी खुली भी नहीं थी कि उसमें से 3-4 रंग बिरंगी चिड़िया उड़कर बाहर आ गई। रिया डर गई, लेकिन उनमें से एक चिड़िया ने रिया के सामने आकर कहा, डरो नहीं, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। चिड़िया को इंसान की आवाज में बोलते देखकर रिया ने डरते हुए कहा, तुम सब हमारी आवाज में कैसे बात कर रही हो? एक नीली चिड़िया ने कहा, हम 2
दूर देश की राजकुमारियाँ थी। एक जादूगर ने हमें यहाँ कैद कर रखा था। हमारे पिता से उसने हमें छोड़ने के बदले राज्य मांग लिया। राज लेने के बाद भी उसने हमें नहीं छोड़ा। रिया ने पूछा, लेकिन अब क्या होगा? तुम वापस अपने असली रूप में कैसे आओगी? बताओ ना। यह सुनकर एक चिड़िया ने बताया, इस पोटली को अगर तुम तोड़ दो तो जादूगर का जादू खत्म हो जाएगा और हम असली रूप में आ जाएंगे। जादूगर का जादू खत्म होते ही हमारे पिता भी आजाद हो जाएंगे। फिर वो जादूगर को कैद कर लेंगे। रिया बोली, बस इतनी सी बात। यह कहकर रिया उस पोटली को उठाकर जोर से जमीन में मारती है। पोटली मिट्टी की थी, वह टूट जाती है। पोटली के टूटते ही चारों राजकुमारियां अपने असली रूप में आ जाती है। एक राजकुमारी अपना सुंदर सा मुकुट रिया को देती है। एक राजकुमारी प्रिया को अपने कपड़े देती है और उसके कपड़े खुद पहन लेती है। उसके बाद वे चारों राजकुमारियां वहां से चली जाती है। रिया अपनी सुध-बुध खोकर सब देखती रहती है। कुछ देर में उसके पिता रिया के पास आते हैं। वे देखते हैं कि रिया बहुत सुंदर कपड़े पहने और सोने का मुकुट लगाए बैठी है। तो वे उससे पूछते हैं कि ये सब कहाँ से आया? तब रिया ने उसे सारी बातें बता देती है। यह सुनकर रिया के पिता बहुत खुश होते हैं कि उसकी बेटी ने बहुत नेक काम किया है। शाम को दोनों घर आ जाते हैं। इस घटना के कुछ दिन बाद राजा के सिपाही उनके घर आते हैं। रिया के माता पिता और रिया को साथ ले जाते हैं। राजा के दरबार में उनका बहुत मान सम्मान होता है। राजा उन्हें अपने राजमहल में रख लेते हैं। रिया अब पूरा दिन उन राजकुमारियों के साथ खेलती रहती थी। लेकिन कुछ दिन बाद रिया बहुत उदास रहने लगी। उसका कहीं भी मन नहीं लगता था। एक दिन राजा ने प्रिया के पिता को बुलाकर इसका राज पूछा तो उन्होंने कहा, राजा जी, आपका महल बहुत सुंदर है, लेकिन हम लोग पहाड़ पर रहने वाले हैं। हमें यहाँ घुटन महसूस हो रही है। वहाँ टूटे घर में भी बहुत शांति थी। रिया भी पहाड़ों को याद करके उदास हो गई है। राजा उनकी बात समझ जाता है। वह अपने आदमियों को भेजकर रिया के मकान की जगह सुंदर सा मकान बनवा देता है। उसके बाद राजा बहुत सारे उपहारों के साथ उन तीनों को विदा करता है। रिया अपने घर पहुंचकर बहुत खुश हो जाती है।